तो जय हिंद सभी बच्चों को। जैसा कि कंडीशंस हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स के लिए, जिसमें हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मोशन की। और मेरा नाम है अखिलेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। ठीक है, तो आज हम बेटा बात करने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जिसका हमारा नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। जैसा कि मोशन के बारे में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है और 9th क्लास से लगातार पढ़ते हुए चले आ रहे हो कि मोशन क्या होता है, और मैं एक बार दोबारा ब्रीफ करूंगा कि मोशन क्या होता है। वृत्तीय गति क्या होती है बेटा? वृत्तीय गति। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की कि कोई भी जो मोशन होगा उसे कब हम मोशन बोल पाएंगे। तो मोशन में सबसे पहले तो एक किसी बॉडी को कंसीडर करते हैं बेटा। हम किसी भी एक बॉडी को कंसीडर करेंगे। अब बॉडी क्या होती है? बॉडी वो होती है जिसके पास मास होता है, ठीक है, और जिसका जो मास है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। और अगर ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बेटा, ठीक है, अपने वातावरण के सापेक्ष, अपने आसपास के वातावरण के सापेक्ष अपने पोजीशन को, स्थिति को जब बदलती है तो हम इसे कहते हैं मोशन। ठीक है, अब मोशन फर्दर हमारा दो तरह का है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं बस, क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत मोशन के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मोशन हमारा दो तरह का है। एक तो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। यूनिफॉर्म मतलब है एक समान गति। और एक हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मतलब है असमान गति। असमान गति। देखो बेटा, हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो हमारे पास होता है यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम बोलते हैं एक समान गति, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम बोलते हैं असमान गति। इस तरह से हम दो तरह के मोशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर यहां से देखा जाए कि ये जो मोशन है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जो होते क्या हैं। देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगा जिसमें जो स्पीड है, स्पीड, ध्यान रखना स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड रहती है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होते हैं जिसमें स्पीड रहती है कांस्टेंट, जो चाल है वो नियत रहती है। चाल कैसी रहती है बेटा? नियत रहती है। जिसमें चाल नियत रहेगी वो हमारा जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो एक्सीलरेशन रहता है वो रहता है जीरो। इसमें एक्सीलरेशन बेटा जीरो रहता है, कोई भी त्वरण इसमें नहीं होता है, कोई भी त्वरण इसमें नहीं होता है। तो जिस मोशन में एक्सीलरेशन मतलब त्वरण शून्य होता है, पिंड जो है वो एक समान चाल से गति करता है, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम कहते हैं एक समान गति। और असमान गति क्या होती है? असमान गति में स्पीड जो है, पिंड की जो स्पीड है, चाल है, वो नियत नहीं रहती है। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, चाल नियत नहीं रहती है। चाल जो है वो नियत नहीं रहती है, चाल नियत नहीं रहती है। और क्या बोल सकते हैं? और एक्सीलरेशन इसमें शून्य नहीं होता है, इसमें एक्सीलरेशन शून्य नहीं होता है। तो हम किसी भी मोशन को, वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, मेनली एक्सीलरेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में त्वरण शून्य होता है, किसी बॉडी का जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो शून्य होता है, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अगर त्वरण शून्य नहीं है तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
अब त्वरण शून्य ना होने के साथ साथ त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने बात की थोड़ी सी कि मोशन के बारे में। मोशन मेनली दो तरह से कैटेगराइज हम करते हैं, एक करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, और मोशन क्या होता है? मोशन होता है कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब चेंज करती है तो। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अबाउट सर्कुलर मोशन। तो बेटा सर्कुलर मोशन क्या होता है? ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें पता चल गया है मोशन के बारे में। दो तरह के मोशन है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, मतलब जिस स्पीड से बॉडी जा रही है उसी स्पीड से मोशन करती रहती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, त्वरण शून्य नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी मूव करती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन बेटा फिर क्या होता है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति क्या होती है? अब देखो सही से समझना, वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई बॉडी सर्किल के अलोंग मोशन करना शुरू कर देती है या फिर सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है, तो मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई एक पिंड यहां पे इस तरह से गति करेगा, सर्कुलर मोशन पे इस तरह से मोशन पे गति करेगा, मतलब इस तरह से मोशन करना शुरू कर देगा इस सर्किल पे, तो इस कंडीशन में जो मोशन होगा उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब अगर एक बात देखी जाए यहां से सही से, यहां पे अगर बॉडी की स्पीड देखी जाए तो बॉडी की स्पीड यहां पे मान लेते हैं v1 है, और यहां पे बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी देखी जाए तो v2 है। तो देखो v1 और v2 की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे लगातार चेंज होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलने के कारण यहां पे एक लगता है बल, यहां पे हमेशा एक बल लगेगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन बिना फोर्स के तो संभव है ही नहीं। सर्कुलर मोशन कैसे मोशन हुआ होगा? अब तुम्हें यह पता है कि अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, एकदम सरल रेखीय गति करेगी, और इस पे एक ऐसा बल लगना शुरू हो जाए, इस पर एक ऐसा फोर्स लगाया जाए जो बल वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगे। किसके परपेंडिकुलर लगे बेटा? देखो यहां पे वेलोसिटी इधर है, यहां पे वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा एक बल लगना शुरू हो जाए, एक ऐसा फोर्स जो कि वेग के वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, लंबवत लगता है, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। ठीक है, अब देखो अगर इस बॉडी को लगातार इस पथ पर मूव कराना है, लगातार हम चाहते हैं कि बॉडी इस तरह से मूव करती रहे, तो लगातार हमें एक बल लगाना पड़ेगा, और वो जो बल होगा वो वेग के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसे हम बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा बल जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वृत्तीय गति करवाता है वो, और वो जो बल है वो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो लगातार बेटा चेंज होती है। यहां पे जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो लगातार चेंज होता रहेगा। लगातार चेंज क्यों होगा? क्योंकि उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, हमेशा हमेशा एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता रहेगा इसके, और वो परपेंडिकुलर फोर्स इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा तुम्हें तीन कॉन्सेप्ट मेनली पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है। इसके लिए मैं तीन कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूं जो तुमने पढ़े भी होंगे। ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन में तीन कंडीशंस हमारे पास बनती हैं किसी मोशन में। देखो अगर हमारी वेलोसिटी इधर है, पिंड की वेलोसिटी इधर है, और पीछे से एक बल लगता है, पिंड की वेलोसिटी इधर है, पीछे से एक बल लगता है, इसमें बल और वेग समान दिशा में है। अगर बल और वेग समान दिशा में होंगे तो ऐसा जो बल होगा वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस कंडीशन में क्या होगा? इंक्रीज होगा, जब बल और वेग समान दिशा में हो तो।
ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन में अगर मैं तुम्हें बताऊं, सेकंड कंडीशन में अगर वेग इधर है पिंड का और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स और वेलोसिटी अब क्या है, अब फोर्स एंड वेलोसिटी के जो बीच में जो कोण है वो है 180 डिग्री, और यहां पे कोण कितना था, यहां पे कोण था 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जब दो वेक्टर, जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो इनके बीच का जो बल होता है, जो कोण होता है इनके बीच का, वो क्या होता है, 0 होता है। और जब जो वेक्टर, जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब देखो इन दोनों कंडीशंस में तुम्हें पता चल गया, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर। यहां पे वेग जो है पिंड का वो घट जाएगा और यहां पे वेग जो है वो पिंड का बढ़ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन हमारी है। थर्ड कंडीशन में देखो क्या है कि अगर वेलोसिटी बॉडी की इधर है और जो फोर्स है वो इस बार अप्लाई हो रहा है वेलोसिटी के 90 डिग्री पर। पहले बॉडी इधर जा रही थी, फोर्स भी इधर था, तो 0 डिग्री एंगल था। दूसरे केस में बॉडी इधर जा रही है, फोर्स इधर है, तो एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तीसरे कंडीशन में बॉडी इधर जा रही है और फोर्स इधर लग रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पर, ठीक है। अब देखो फोर्स अगर बेटा वेलोसिटी के 90 डिग्री पर लगेगा तो इस कंडीशन में बॉडी का जो वेग होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। देखो जैसे इन दोनों कंडीशंस में था, क्या था, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और यहां पे वेलोसिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, बस वेग की दिशा चेंज हो जाएगी। क्या होगा, वेग की दिशा चेंज होगी। तो बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी इस कंडीशन में, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी इस कंडीशन में इस तरह से। तो अगर ये फोर्स लगातार परपेंडिकुलर लगता चला जाता है, वेग के परपेंडिकुलर हमेशा लगता चला जाता है इस तरह से, तो इस तरह से अगर वेग के परपेंडिकुलर हमेशा लगेगा तो ये सर्कुलर मोशन होने लगेगा, ठीक है। तो बेटा देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो एक फोर्स लगता है केंद्र की ओर, और उस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो पाता है, ठीक है, उस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। और ये जो फोर्स होगा केंद्र की ओर, ये वेलोसिटी की कैसे लगेगा, वेलोसिटी के हमेशा 90 डिग्री पर आरोपित होगा, ठीक है। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आया होगा ये वाली कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो यहां पे फोर्स और वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है बेटा, और जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो स्पीड हमारी घटती है। और जब 90 डिग्री पे होते हैं फोर्स और वेलोसिटी तो स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज होगी तो लगातार अगर फोर्स 90 डिग्री पे बना रहे तो ऐसा फोर्स सर्कुलर मोशन कराता है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं, देखो बेटा आगे हम बात करते हैं कि कितने तरह के सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हम किसी मोशन को सर्कुलर मोशन देखेंगे। तो देखो सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा बेटा, सर्कुलर मोशन के लिए इतना पता हमें चल गया कि अगर हमें सर्कुलर मोशन कराना है तो कोई एक फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए, बिना बल लगाए कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमेशा एक बल की जरूरत होती है। क्लियर है बेटा। तो आगे चलते हैं बिना अपने समय को गंवाए हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि सर्कुलर मोशन, कोई मोशन कब सर्कुलर होगा कैसे जानेंगे, ठीक है, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। एक हमारे पास होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम बेटा कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक समान जो वृत्तीय गति होती है वो होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इन विच
स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वह गति जिसमें, वह वृत्तीय गति जिसमें पिंड की चाल समान रहती है, पिंड की चाल नियत रहती है, ठीक है, चाल नहीं बदलती। अब देखो कोई भी एक सर्कुलर मोशन है, कोई भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डायरेक्शन में वेग उसका होगा। यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v3 है। कोई एक बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है, वृत्तीय गति करती है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे बेटा उसका जो वेग है वो डिफरेंट दिशा में होगा, भिन्न भिन्न दिशा में होगा। क्यों? ऐसा होने का रीजन क्या है? अभी हमने बताया था, ऐसा होने का रीजन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा वेग की दिशा को परिवर्तित करेगा। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करते हुए चला जाएगा, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा? वेग की दिशा को परिवर्तित करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर आरोपित होता है। जिधर वेग है उसके बिल्कुल 90 अंश पे लंबवत आरोपित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमेशा केंद्र की ओर आरोपित होगा, और इस बल के लगने के कारण वेग की दिशा लगातार बदलती रहेगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, वेग की दिशा बदलेगी, लेकिन वेग का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेग का जो परिमाण होगा वो समान रहेगा। बेटा वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है, वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, बस वेग की दिशा बदलेगी। मतलब जो फोर्स होगा, जो बल आरोपित हो रहा है केंद्र की ओर, इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। वो फोर्स क्या करेगा बेटा? वो फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, सिर्फ दिशा को, परिमाण को नहीं बदल रहा है, ठीक है। परिमाण इसका समान रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है वो एक ऐसा मोशन होता है जिसमें स्पीड क्या रहती है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें चाल नियत रहती है, चाल नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि बल लगाने के बाद भी चाल क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि बल हमेशा वेग के लंबवत लगता है। बल जो है वो वेग के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को सर्कुलर मोशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। फोर्स लग रहा है, बल आरोपित हो रहा है, लेकिन बल आरोपित होने के बावजूद स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे पहला पॉइंट हमारा समझ में जो हमें आया है वो लिखते चले जाते हैं। स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन बेटा जो होता है यूनिफॉर्म, उसमें उस सर्कुलर मोशन में अगर देखा जाए तो क्या है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान वृत्तीय गति है, तो एक समान वृत्तीय गति में स्पीड नियत है, ठीक है। जो चाल है वो नियत है, वेग भले से ही बदल रहा है, चाल क्या है? नियत है। तो चाल नियत रहती है। इतनी बात समझ में तो बेटा आ गई होगी, ठीक है। चाल नियत रहती है। शुरुआत से अगर जो सुन रहे हो वीडियो को, शुरुआत से बिल्कुल एकदम सुन रहा, मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है सभी मोशंस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा इसका, सेकंड पॉइंट इसका बताओ। देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे स्पीड जिसकी v1 है, v1 का मैग्नीट्यूड, तो उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी। अब तुम खुद ही बताओ, काइनेटिक एनर्जी एक कैसी क्वांटिटी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। अगर ये एक अदिश राशि है, गतिज ऊर्जा अगर एक अदिश राशि है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो v² होगा वो स्पीड होगी कि वेलोसिटी होगी? जाहिर सी बात है स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और v को अगर वेक्टर भी लेंगे तो v² फिर स्केलर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मास क्या है? कांस्टेंट है, बॉडी का मास तो चेंज हो नहीं रहा है और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कांस्टेंट लिख दूं मैं?
ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। बेटा एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, हर एक किसी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कैसे चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हर किसी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इसलिए तुम लोग नोट करते उसको चलो, ठीक है। उसका पीडीएफ भी मिलेगा, ऐप पे हमारे पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स हैं उनको नोट्स करते हुए चलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। पिंड की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। पिंड की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। पिंड की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। बेटा किसकी बात हो रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ठीक है। मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात अभी करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म की बात मैं करूंगा, अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। पिंड की जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। और जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है? तो फोर्स का जो काम है वो डायरेक्शन चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। फोर्स का काम स्पीड चेंज करना नहीं है, चाहिए। चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे। तो हमें सबसे पहला पॉइंट पता चला, स्पीड हमारी क्या है? कांस्टेंट है। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होने के बाद क्या हो गया? स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है हमारी? कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले थर्ड पॉइंट पे अपने पे। अब जब हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा पता चल गया है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हमें पता चल गया है तो हम थर्ड पॉइंट में ये देख सकते हैं, अपना थर्ड पॉइंट पे देख सकते हैं। देखो आगे पढ़ाया जाएगा वर्क पावर एनर्जी में, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो वर्क होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो लिख लो वर्क डन ऑन बॉडी, वर्क डन ऑन बॉडी वर्क डन ऑन बॉडी वर्क डन ऑन बॉडी इज जीरो, ठीक है। समझते चलो बेटा, वर्क डन जीरो कैसे हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जब चेंज नहीं होगी तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट होती है तो किया गया कार्य शून्य होता है, ध्यान रखना। जब वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी 100% चेंज हो रही होगी, ठीक है। और वही वर्क अगर पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको देखो, इसको मैं पहले इसकी हिंदी लिख देता हूं। हिंदी में ये हो जाएगा, पिंड पर किया गया कार्य, पिंड पर किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। पिंड पर किया गया कार्य कितना होता है बेटा? शून्य होता है। पिंड पर कोई कार्य होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। काइनेटिक एनर्जी नियत है, गतिज ऊर्जा नियत है। गतिज ऊर्जा नियत क्यों है? क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही है, स्पीड सेम है, इसलिए सेम है, ठीक है। अब देखो जो वर्क होता है, वर्क के केस में अगर देखा जाए तो वर्क तीन तरह का हो सकता है। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, या फिर एक नेगेटिव हो सकता है। वर्क हमारा तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। अगर वर्क हमारा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक है, धनात्मक कार्य होता है, तो धनात्मक कार्य से मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर किसी पिंड पर धनात्मक कार्य होता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर किसी पिंड पर जीरो कार्य होता है तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर किसी पिंड पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, शून्य वर्क हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी बेटा? नियत रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो तुम ध्यान रखना, इसको नोट करते हुए चलना। और जब वर्क डन निगेटिव है, निगेटिव वर्क डन कब होगा? फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। जब कोई बॉडी को घसीटा जाता है, या ब्रेक लगाने पर ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। और जब वर्क निगेटिव होता है बेटा, वर्क पावर एनर्जी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से इसको बताएंगे कि वर्क किस तरह से काइनेटिक एनर्जी घटाता है या बढ़ाता है। यहाँ पे मैं बस बताना चाह रहा हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो कैसे होगा,
ठीक है। तो अगर वर्क डन निगेटिव है बेटा, तो वर्क डन अगर निगेटिव है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो बातों को तुम्हें पता रखना है, हर किसी कॉन्सेप्ट से बेटा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो वर्क डन अगर हमारा पॉजिटिव है, धनात्मक है, वर्क डन अगर धनात्मक है तो हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम किसी पिंड पर पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, ठीक है, धनात्मक कार्य कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जैसे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी थी, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है बेटा। फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। जब बल वेग के परपेंडिकुलर लगना शुरू हो जाता है तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वर्क डन उसमें 0 होता है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हम देखें, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। वर्क डन अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज कर जाएगी। तो तीसरा वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट स्पीड का था, स्पीड जब कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी बेटा अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना रहता है, वर्क डन बेटा 0 रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट समझे हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो स्पीड का था, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की बस डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट रहती है तो बेटा वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया है अगर तुमने शुरुआत से वीडियो को सुना है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट की। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट तो हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बेटा हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यहां से बेटा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है फोर्थ पॉइंट से। ठीक है, मैं जो एक एक बात बता रहा हूं उससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जो भी एक लोग एग्जाम दिए होंगे पहले से, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, या जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की उनको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इससे बनाए गए हैं। ठीक है, फोर्थ बेटा, फोर्थ में देखो फोर्थ पॉइंट हमारे क्या है, फोर्थ पॉइंट में हमसे कहा गया है कि मोमेंटम ऑफ बॉडी। मोमेंटम बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी की जहां बात आई है तो मोमेंटम को भी एक बार दिमाग में सोच लिया करो। जहां फोर्स लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वहां मोमेंटम तो आएगा ही ना। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा बेटा, देखो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वर्क डन 0 है, स्पीड कांस्टेंट है। मोमेंटम की अगर बात की जाए, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, पिंड का संवेग नियत नहीं रहता है। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। पिंड का संवेग नियत नहीं रहता है, पिंड का संवेग नियत नहीं रहता है, पिंड का संवेग नियत नहीं रहता है। पिंड का संवेग बेटा नियत नहीं रहेगा। ठीक है, मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, इस बात को बेटा याद रखना है तुम्हें सही से। नियत नहीं रहेगा, संवेग नियत नहीं रहेगा। अब ये बताओ गतिज ऊर्जा नियत है लेकिन संवेग नियत क्यों नहीं है? तो देखो बात ये है, संवेग नियत इसलिए नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mv², हाफ mv², और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv। ठीक है, और मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अगर मोमेंटम एक सदिश राशि है बेटा, मोमेंटम अगर एक सदिश राशि है तो देखो मोमेंटम में क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है तो वेग भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, वेग वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज होगी, दिशा परिवर्तन होगा, तो वेग भी तो चेंज होगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज होगी, जिसके कारण मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। तो बेटा देखो एग्जाम में बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा नियत है, ठीक है, तो उसका संवेग नियत होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो देखो अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी
नियत है, कांस्टेंट है, तो उसका संवेग नियत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मोशन कैसा है। सर्कुलर मोशन अगर है, अगर सर्कुलर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर लीनियर मोशन है, रेखीय गति है, तो रेखीय गति में अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको बेटा थोड़ा सोचना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बनते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम क्या है, सर्कुलर मोशन में मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी ही चेंज हो जाएगी, और मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये फोर्थ पॉइंट तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। बेटा एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से हम एक एक पॉइंट की बात करते करते आगे तक बढ़ेंगे, है ना। तो देखो आगे हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। बेटा आज का हमारा पांचवा पॉइंट, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। देखो मोमेंटम की बात हो गई, काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, फोर्स की बात हो गई, स्पीड की बात हो गई, वेलोसिटी की बात हो गई, बचा क्या? वर्क की भी बात हो गई। ठीक है, बचा कुछ नहीं। हमारे पास जब सर्कुलर मोशन होता है तो हम इसे रोटेटरी मोशन भी मानते हैं एक तरह का। ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी एक पॉइंट के अक्रॉस क्या करती है, बार बार घूमती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बॉडी का? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। बेटा एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जो कोणीय संवेग है वो नियत रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो पिंड का कोणीय संवेग क्या रहता है? पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। अब देखो यहां पे बेटा एक कंफ्यूजन होता है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, अभी हमने पढ़ा था, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट हो सकता है? ठीक है, हम ये सोचते हैं, एक बार को दिमाग में जरूर आता है कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी तो इसमें भी आती है। इसका मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L बराबर mvr। r यहाँ पे रेडियस है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, m यहाँ पे मास है बॉडी का। और ये भी एक कैसी क्वांटिटी होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सवाल यहां पे पैदा हो जाता है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो मोमेंटम जब कांस्टेंट नहीं था तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट हो गया? ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे जो L बराबर होता है वो होता है m r क्रॉस b। ठीक है, r क्रॉस b। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी एक होगी रेडियस, और रेडियस का एक हम वेक्टर मानते हैं जो सेंटर से दूर की तरफ होता है, और एक होगी वेलोसिटी। एक क्या होगी बेटा? वेलोसिटी, जो होगी इधर, और ये इन दोनों के बीच में एंगल है। अब ये बताओ, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी, अगर इसकी डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, किधर होगा? आर क्रॉस बी। तो आर क्रॉस बी की डायरेक्शन राइट हैंड लेते हैं, आर की डायरेक्शन में फिंगर को पॉइंट करेंगे, वी की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, थंब किसकी डायरेक्शन देगा? एल की डायरेक्शन देगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। तो एंगुलर मोमेंटम बेटा कहाँ है? एंगुलर मोमेंटम सीधे बाहर की ओर है, अलोंग एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे जो डायरेक्शन है, ये बेटा भी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम बेटा पूछा गया है, डायरेक्शन ऑफ एल इज अलोंग एक्सिस। ठीक है, एल की जो दिशा होती है वो अक्ष की ओर होती है, अक्ष की तरफ होती है, अक्ष के अलोंग होती है। ठीक है, अक्ष क्या है? ये वाली एक्सिस, इसके अलोंग एल की डायरेक्शन है, यहाँ पे बाहर की ओर आ रही है, ये अंदर की ओर भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि किधर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे एल की डायरेक्शन बाहर की ओर है। बेटा एल की डायरेक्शन यहाँ पे किसकी ओर है? बाहर की ओर है। अगर एल की डायरेक्शन यहाँ बाहर की ओर होगी तो बताओ MBR जो लेंगे वो तो एक मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही, क्योंकि R सेम रहेगा, M सेम रहेगा, और स्पीड सेम रहेगी, और डायरेक्शन भी हमेशा सेम रहेगी, जहां भी घूमेगा डायरेक्शन तो बाहर की ओर ही रहेगी। तो डायरेक्शन भी सेम है
और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहे हों तो वो जो वेक्टर होता है वो कांस्टेंट मान लिया जाता है कि नहीं, वो सेम मान लिया जाता है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि डायरेक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि एल की दिशा अक्ष के अनुदिश होती है, अक्ष के अनुदिश होती है। एल की दिशा बेटा अक्ष के अनुदिश होती है, एलोंग एक्सिस होती है, एलोंग एक्सिस। इसीलिए एल को हम क्या बोलते हैं, एल को बेटा हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल को, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, जब हम रोटेशन पढ़ाएंगे तो एल के बारे में बिल्कुल बताएंगे। एल जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है लीनियर एंगुलर मोमेंटम और एक होता है रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। और कोई बॉडी ऐसे होती है इसमें दोनों एंगुलर मोमेंटम होते हैं, जैसे कि रोलिंग। ठीक है, जब लोटनी गति होती है, जब कोई बॉडी लुढ़कती है, जैसे कि गाड़ी का पहिया है, तो गाड़ी का पहिया क्या होता है, वो रोटेशनल मोशन भी करता है, वो लीनियर मोशन भी करता है। तो उसमें बेटा दोनों एंगुलर मोमेंटम होते हैं। ठीक है, तो एल के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। अभी तो बस इतना बात कर लो कि एल की जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्सिस होती है, इसलिए इसे एक्सियल वेक्टर और हिंदी में इसे अक्षीय सदिश कहते हैं। हिंदी में बेटा इसे अक्षीय सदिश कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बेटा इसे अक्षीय सदिश कहते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट था वो पांचवा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट पे हमने बात की एंगुलर मोमेंटम की। तो मैं ध्यान रखना है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों कांस्टेंट नहीं होगा बेटा, तुम्हें पता है कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो समान रहेगा। ठीक है, यहाँ इसके मैग्नीट्यूड में मास, स्पीड और रेडियस है। मास, स्पीड, रेडियस कभी बदलेंगे नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है और इसकी डायरेक्शन भी हमेशा समान रहेगी। ठीक है, जब तक कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इसमें कांस्टेंट होगा। चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने वर्क देख लिया, एंगुलर मोमेंटम देख लिया। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम देख लिया, वर्क देख लिया और लीनियर मोमेंटम भी देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख ली, स्पीड देख ली। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में स्पीड चेंज नहीं हो रही थी बेटा, तो स्पीड समान थी बिल्कुल। एक समान वृत्तीय गति में स्पीड बेटा क्या थी, समान थी। तो स्पीड समान है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम है। तो पहला हमारा था स्पीड सेम। जब स्पीड सेम रहेगी, स्पीड जब बेटा सेम रहेगी तो दूसरा पॉइंट था काइनेटिक एनर्जी का। जब स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी, और गतिज ऊर्जा अगर नियत है तो कार्य कितना होगा, शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य अगर जीरो है। उसके बाद में मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा, और मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था एंगुलर मोमेंटम का बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा इसकी हमने बात कर ली है ना। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टाइप के सर्कुलर मोशन पे। अब हम बात करेंगे आगे, जो हम चलेंगे उसमें हम बात करेंगे दूसरे तरह का मोशन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं असमान वृत्तीय गति। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लें, असमान वृत्तीय गति कहते हैं, असमान वृत्तीय गति। ठीक है, इसमें असमान वृत्तीय गति होती है, मतलब जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन एट वेरिएबल स्पीड। ठीक है, स्पीड इज वेरिएबल। देखो, डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, स्पीड भी वेरिएबल रहेगी। जो चाल है वो परिवर्ती रहती है, चाल परिवर्ती रहती है, चाल बेटा परिवर्ती रहती है, चाल परिवर्ती रहती है,
चाल बेटा परिवर्ती रहती है, चाल इसमें लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे पहले वाला हमारा मोशन था, चाल कांस्टेंट थी। इसमें देखो तो क्या होगा, अगर हम एक सर्कुलर मोशन की बात करें, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहां पे अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है v1 वो है 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा मानते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया है v2, ये हो गया है 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटे देखो यहाँ पे क्या होगा है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। पिछले वाले केस में वेलोसिटी की बस डायरेक्शन चेंज हो रही थी, दिशा चेंज हो रही थी, दिशा परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो अब ये वाला जो बल है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स अभी तक बोल रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की ओर लगता है, ये अभी भी 90 डिग्री पे होगा, अभी भी इससे 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अभी भी बेटा 90 डिग्री पे होगा वेलोसिटी के। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे एक दूसरा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसे हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये स्पीड को इंक्रीज करेगा, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो स्पीड को इंक्रीज करेगा, और अभी भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है सेंट्रीपिटल, वो सिंपली डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो वेरिएबल रहती है, और इसका जो कारण है वो क्या है, वो है टेंजेंशियल फोर्स। इसका जो कारण है बेटा वो क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, टेंजेंशियल फोर्स बेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। कौन सा ऐसा जो बल होगा जो स्पीड को चेंज कर रहा है। अभी देखो मैंने सबसे पहले लेक्चर के शुरुआत में बताया था, ऐसा कोई फोर्स जो कि 90 डिग्री पर लगता है, वेग के 90 अंश पे लगता है, ठीक है, ऐसा कोई भी बल वेग के परिमाण को चेंज नहीं कर सकता, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो FC है वो क्या कर रहा है, वो बस डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, दिशा को चेंज कर रहा है, दिशा को परिवर्तित कर रहा है। और यहाँ पे जो FT है, ये वाला लगने वाला जो टेंजेंशियल फोर्स है, वो इसके स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है। तो FT जो है टेंजेंशियल फोर्स जिसे कहेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीड के चेंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वाले में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख लो, ठीक है। जो स्पर्श रेखीय बल है, स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल पिंड की चाल को परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है बेटा, ठीक है। तो चाल कैसे परिवर्तित हो रही है, स्पर्श रेखीय जो बल है, जो टेंजेंशियल फोर्स है, उस टेंजेंशियल फोर्स के कारण इसकी जो चाल है वो परिवर्तित हो जा रही है, ठीक है। बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज क्यों हो रही है, वो इसके कारण चेंज हो रही है, टेंजेंशियल फोर्स के कारण, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट इस पे देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा सेम लिख लेना, स्पीड जो है वो नियत नहीं रहती है, स्पीड नियत नहीं रहती है, ठीक है। स्पीड इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म की बात है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात है, स्पीड नियत नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्पीड नियत नहीं है, ठीक है, स्पीड नियत नहीं है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है। चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे। स्पीड के बाद हमारा पॉइंट था काइनेटिक एनर्जी का, स्पीड के बाद हमारा पॉइंट था काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, हाफ m स्पीड का स्क्वायर। अब स्पीड चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, तो लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी बेटा नॉट कांस्टेंट, ठीक है। गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है, गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है, गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है।
स्पीड ही चेंज हो रही है, जब स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी बताया है मैंने अभी, ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, स्पर्शरेखीय बल क्या करेगा, स्पीड को चेंज करेगा और काइनेटिक एनर्जी उसके कारण नियत नहीं रहेगी। अब बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी जब नियत नहीं है तो थर्ड पॉइंट याद करो, वर्क डन। वर्क डन इज नॉट जीरो। वर्क डन इज नॉट जीरो, किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा, किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। बेटा किया गया कार्य कभी शून्य नहीं होगा, इसमें क्यों शून्य नहीं होगा अभी मैं बता रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, दो फोर्स लग रहे हैं इस कंडीशन में, दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो हमारा जो फोर्स है वो है टेंजेंशियल फोर्स और एक हमारा जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो फोर्स है वो केंद्र की ओर लग रहा है और जो टेंजेंशियल फोर्स है वो लग रहा है अलोंग टेंजेंट, ठीक है, ये स्पर्श रेखा की तरफ लग रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन बाई एफ सी, वर्क डन बाई एफ सी कितना है 0। इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा वो अभी भी शून्य है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें कोई वर्क नहीं करेगा, ये जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल इसके द्वारा किया गया कार्य अभी भी शून्य ही होगा, लेकिन वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे जो स्पर्श रेखीय बल होगा वो कार्य हमेशा करता रहेगा, जो स्पर्श रेखीय बल होगा बेटा वो कार्य करेगा, लेकिन इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस कार्य के द्वारा, किस वर्क के द्वारा या किस फोर्स के द्वारा कार्य किया जाता है, किस बल के द्वारा कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स है इसके द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके द्वारा कार्य इसमें भी नहीं किया जाता। पिछले केस में तो कार्य हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इसमें स्पीड चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये है टेंजेंशियल फोर्स, अभी मैंने बताया है। तो टेंजेंशियल जो फोर्स होगा उसके द्वारा ही कार्य किया जाएगा और कार्य कितना होगा WFT इज नॉट इक्वल टू 0 इसमें, ठीक है। इसमें कार्य कितना होगा, इसमें कार्य शून्य होगा, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है इसमें वो आता है मोमेंटम का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा मोमेंटम का। तो मोमेंटम का हम पॉइंट देखते हैं 4 अपना। मोमेंटम इसमें कांस्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, अब तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा नहीं। और लास्ट पॉइंट हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा बेटा। एंगुलर मोमेंटम क्योंकि L बराबर होता है mvr। अब यहां पे जो v है, v हो रहा है चेंज, यहां पे जो v है v बेटा चेंज हो रहा है इस कंडीशन में। यहां पे देखो मास कांस्टेंट है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं, स्पीड अब चेंज हो रही है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के कारण जो v है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए L भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। L बराबर mvr है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। तो बेटा देखो हमने दो तरह के मोशन की बात की, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और उसमें हमने 5-5 पॉइंट्स देखे और हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हर कोई पॉइंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है और रीजन क्या है कांस्टेंट होने या ना होने का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें हमने जो देखा है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m × b। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे वर्क की, तो बेटा देखो वर्क डन 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो सेंट्रीपिटल जो कि लग रहा है केंद्र की ओर और एक लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। एक लग रहा है सेंट्रीपिटल और एक लग रहा है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है। टेंजेंशियल जो फोर्स है वो वर्क करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कार्य शून्य नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी नहीं और स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो बेटा ये हमने बात की नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है।
इसके बाद में हमारा जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है बेटा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है सर्कुलर मोशन को, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही है, आज के लिए जय हिंद।